बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, बात सादा सी है कि पाकिस्तान ये ऑफ़र कर चुका है कि आइए मिल बैठ कर बात करते हैं और एक गैर जानिबदार किस्म की तहकीकात करते हैं, और भारत इस ऑफ़र को बज़ाहिर मानने को तैयार नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब हर कुछ अरसे बाद भारत की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर से कोई एक्शन लिया गया या कोई कार्रवाई भारत के अंदर करवाई गई है। और अब जितने दिन इस पहलगाम को गुजर गए हैं, अब हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता है कि शायद अब मामला ठंडा हो गया है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी पैदा होता है कि फिर फेस सेविंग के लिए नरेंद्र मोदी को क्या हासिल हुआ। उसका एक जवाब तो हमें ये समझ आता है कि जो कुछ उसने पहलगाम में करवाया या जिस तरह से वो सब कुछ हुआ, जिसके हक़ाइक़, जिसके सबूत ये बताते हैं कि शायद इसमें खुद मुलव्विस है भारत, या वो डीप स्टेट भारत की, जो कि इस खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकती है। उसने ये हासिल किया है कि उसने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है अपने इंतखाबी नताइज को जीतने के लिए उस रियासत के अंदर जो कि इंडिया की दूसरी बड़ी रियासत है। और इस हवाले से अब वहाँ पर भारत के अंदर ऑपोजिशन भी सवाल उठा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कल किसी जलसे में या रैली में खिताब करते हुए इस बात को बतौर हथियार यूज़ किया है जो कुछ वहाँ पर हुआ, और इन फौजियों की लाशों पर सियासत करने की कोशिश की है। और भारत के अंदर एक, जहाँ पर हम उनके मीडिया की बात करते हैं कि वो किस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल को ले रहा है और किस तरह एक जोकर का किरदार अदा कर रहा है। आपने एंटरटेन होना हो तो आप उनके मीडिया देख लें, जहाँ पर गालियाँ तक ऑनर हो रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर बज़ाहिर थोड़ा ही सही लेकिन एक तबका मौजूद है जो इंतहाई संजीदा सोच रखता है। मसला ये कि वो जो संजीदा और मुस्तकबिल में आगे बढ़ने वाली सोच रखता है, उनको अब बहुत पीछे धकेल दिया गया है, उनकी आवाज़ों को भी बंद कर दिया गया है। अब कुछ जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं वो शामिल करते हैं और फिर अपने नाज़रीन की तरफ बढ़ते हैं। स्विट्ज़रलैंड की पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश सामने आई है। भारत के पाकिस्तान में हमले की सूरत में बांग्लादेश को इंडिया पर कब्जा कर लेना चाहिए। साबिक बांग्लादेशी फ़ौजी ऑफिसर का ये बयान गुज़िश्ता एक दिन से चल रहा है। बांग्लादेश लगता है वो पुराना उधार चुकाना चाहता है। मोदी सुन लो, आज जिस मिसाइल का हमने तजर्बा किया है वो एटमी हथियार भी ले जा सकता है। एक तरफ वहाँ से बयानबाजियाँ आ रही थी, ये जो है राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, और यहाँ से वो तैयारियां करके बताया जा रहा है कि हम तैयार हैं, तुम कोई एडवेंचर करके देखो। और फिर वो जो राफेल तैयारे भारत ने लिए थे उसके हवाले से खबर ये आई कि फ्रांस परेशान हो गया है। वो इसलिए परेशान है कि उनकी $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, और अगर कोई हिमाकत यहाँ पर इंडिया करता है और कोई राफेल तैयारा गिर जाता है तो उनकी $1 बिलियन इंडस्ट्री जो है वो मुतासर होगी। जबकि रूस का भी भारत पर पाकिस्तान से कशीदगी दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर जोर सामने आया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ नजमो साकिब मीर और साकिब रशीद साहब मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजमो साकिब साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो, अगर हम इसको कहें मोदी डॉक्ट्रेन, ये रीजनल पीस के लिए कितना बड़ा ख़तरा है? क्योंकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात तो जब से ख़ास तौर पर मोदी साहब आए हैं कभी भी कोई बेहतर पोजीशन की तरफ वर्क नहीं कर सके, काम नहीं कर सके। वो तो आप यूँ समझें कि लबो लहजा बदलने वाली बात है। ये इंडियन माइंड सेट है, ये हिंदुस्तान का, इंडिया का, और वहाँ पे रहने वाले जो हुक्मरान हैं, अगर आप पिछले 40 साल में चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि ये एक माइंड सेट है कि हिंदुस्तान जो है ना, उसका तो दो हिस्से होने ही नहीं चाहिए थे। पाकिस्तान क्या चीज़ है, और अगर पाकिस्तान है तो उसको बात माननी चाहिए। ये माइंड सेट है। अच्छा, अब ऐसा होता है ना कि बंदर को आपने देखा ना, मंकी, वो उसको केला बड़ा पसंद है और उसका वो माइंड सेट है कि केले के बाद कुछ नहीं है। अब होता ये है कि कोई समझदार आदमी उसको बताता है कि देखो भाई, ये शहद है, ये अमन है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको चूंकि आदत पड़ी होती है केले की, तो एक तो उसका जायका डेवलप हुआ होता है केले का, दूसरा उसको वकूफ ही नहीं होता कि इससे अच्छी भी कोई चीज मौजूद है। लिहाजा किसी बंदर को आप नहीं कन्विंस कर सकते कि ये केले से ज्यादा मीठा है शहद। तो ये है बात माइंड सेट की। अच्छा, अब होता यह है कि जो सूरत हाल आपने अपने इंट्रो में बताई है ना,
आपके यहाँ इसका ये नहीं है कि एकदम से ही सारा कुछ हो गया है। यूं समझिए कि मुतनासिब जवाब जो है वो दिया गया है। अभी तक जंग वाला वो सूरत हाल नहीं, लेकिन वो जो बयानिए की जंग है, वो जो बात उधर से आती है या उधर से तैयारियां जो हो रही नजर आती हैं, खासतौर पे LOC पे या उन इलाकों पे जहां पे कि बॉर्डर आपके एरियाज हैं, यहां पे उसको मुतनासिब तरीके से बताया जा रहा है, बट विद 1 नॉच अबव, यानी समझ लीजिए कि इंच या सूत्र जो है वो ज्यादा जवाब दिया जा रहा है। कोर कमांडर की स्पेशल आपकी मीटिंग होती है जिसमें SPD वाले शामिल होते हैं, हेड, और बताया जाता है कि ये न्यूक्लियर वाला हिसाब किताब है ना, ये SPD है भाई। अच्छा, उसके बाद ये अब्दाली वाला सिलसिला शुरू होता है। कल हमें पता लगता है 450 किलोमीटर, और अगर एक मिसाइल उड़ता है तो उसके आगे अगर एक न्यूक्लियर खाकम बदहन, खाकम बदहन, खाकम बदहन, अगर उस पे न्यूक्लियर वॉरहेड लगाता है तो एक ही काफी होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान को अपनी खुशी से नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान अपने हुदूद की, अपनी रियासत की, अपनी बाउंड्रीज की, अपने अवाम की हिफाजत के लिए कर रहा है, क्योंकि उस तरफ जो मूड बना हुआ है वो कुछ इसी किस्म का है। तो हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल है, ये तो बात हो गई तय। अच्छा साहब, आपको लगता है कि हमारी इस तैयारी ने उनका मूड भी बदल दिया? मैं इस बारे में थोड़ा सा मशकूक हूं। अच्छा, इसलिए कि मैंने अभी आपको वो बंदर की बात की ना, माइंडसेट की। मुझे सिर्फ खौफ एक चीज का है, मुझे हिंदुस्तान का, उसकी फौज का, उसके फौजियों का, उसकी हुकूमत का मुझे डर नहीं है। मुझे डर यह है कि जब कोई शख्स या जब कोई हुकूमत या जब कोई सियासतदान जो है वो शतरंज में हारता है तो हाथ में डंडा पकड़ लेता है कि ये गलत हुआ है, ये तो बाजी मेरी थी, ये फलाना था, ढमकाना था। तो जब आपकी बौखलाहट आती है तो मुझे थोड़ा सा खौफ आता है कि इसमें कुछ कर न दें आप। वो जिल्लाहट में बदलती है, यानी उसी बंदर के हाथ माचिस लगने वाली बात हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब अगर माचिस तो उनके पास है और उनको वो तीली भी लगा सकते हैं, और कई दफा लगाई है उन्होंने। अब इनसे माचिस आप छीन नहीं सकते, लेकिन दुनिया को बता सकते हैं कि देखिए ये माचिस है, ये इसके हाथ में। और उसके लिए क्विकली आपको मैं यानी उसका इहाता कर लूं कि डोनाल्ड ट्रंप से लेके टर्की, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, ये सारे ममालिक, यूनान वगैरह, इससे पहले सऊदी अरेबिया, ईरान, चीन वगैरह, ये सारे ममालिक में हमने ये सारा कुछ कर दिया, बता दिया। अब मेरी अपनी ख्वाहिश होगी, मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि आप दुनिया को ये ना देखें कि दुनिया देख रही है और दुनिया आ रही है। आप दुनिया के पास जाएं। उसके लिए 2 तरीके होते हैं, या तो फॉरेन मिनिस्टर हमारा जो है वो एक छोटा सा डेलीगेशन लेके की कंट्रीज, हम उसको बोलते हैं, की कंट्रीज में जाता है और वो बातें भी करता है जो कि अखबारात में नहीं आती, जो कि टेलीविजन पे नहीं बताई जाती, जो कि आपके इंटरव्यूज में नहीं आती। या तो फॉरेन मिनिस्टर साहब जाएं, खुद जाएं, और की कंट्रीज में मिसाल के तौर पे US जाएं। हमारे सफीर ने वहां बात की है और डोनाल्ड ट्रंप से हमने डायरेक्टली कहा है कि आप इंटरवीन करें ना, इसमें हमने अर्ज किया है उनको कि आप इंटरवीन करें। लेकिन वो तो एक इंटरव्यू है, वो तो यानी टीवी की बात है ना। तो एक तो ये है कि आप फॉरेन मिनिस्टर साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बाय द वे मैं थोड़ी सी उनको जरा उनकी तारीफ कर दूं। जब वो बने थे ना इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर, तो लोगों ने कहा था ये तो यार फाइनेंस का आदमी है। ऑल सेड एंड डन, उन्होंने जिस मतानत का सबूत दिया है, जो उनके लबो लहजा है, जो उनकी बात करने का तरीका है, उसमें वो जचे हैं। फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त इन हालात में वो जचे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर के साथ आप, अगर फॉरेन मिनिस्टर साहब बिजी हैं या उनके यहाँ पे काम है, तो आप स्पेशल ऑनवॉय भेजते हैं। आप इन की कंट्रीज में स्पेशल ऑनवॉय भेजें, अपने सफीरों से कहें कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे जो है उनकी मीटिंग्स करें और असल सूरत हाल बताएं वहां पे। तो ये 2 मेरी सजेशंस हैं। और वो जूं ये यानी जो है वो कहते हैं ना पारा बढ़ता रहेगा तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। लेकिन एज वी स्पीक ये है कि लट्टू वो जो घूमा था ना न्यू दिल्ली में, वो जो लट्टू घूमा था, ये अब उसके आखिरी फेर हैं। और जो आप जानते हैं कि लट्टू के आखिरी फेर जो हैं वो जरा तेज होते हैं और हचकोले भी खाते हैं।
साकिब बशीर साहब, बात ही आखिरी ऑप्शन है और वो जंग के बाद भी बात ही करनी पड़ती है, लेकिन हमारा पड़ोसी घबरा गया है बड़ा जल्दी। दूसरा बताइएगा, आप सोशल मीडिया पर हमसे ज़रा ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वहाँ पर जो बयानिया भारत ने पहले दिन बनाया था वो कहाँ तक पहुँचा है? और दूसरा ये स्विट्ज़रलैंड की जानिब से जो ऑफ़र की गई है और दीगर ममालिक जो जोर डाल रहे हैं दोनों ममालिक पर कि बातचीत से हल करें, वो बात कहाँ तक पहुँची? भारत की जानिब से अभी तक पाकिस्तान ने जो ऑफ़र की थी या स्विट्ज़रलैंड ने या बाकी ममालिक की जानिब से दुनिया की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बातचीत के ज़रिए मामलात आगे बढ़ाएं, भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं आया कि जिसमें ये कहा जाए कि भारत जो है वो विलिंग है बातचीत करने, या किसी जो है वो न्यूट्रल जो कंट्री है या इदारा है उससे तहकीकात कराने पर जो है वो विलिंग है। भारतीय टीवी चैनल्स जहां आपने बात की कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं या टीवी चैनल्स वहां पूरा वो प्रोपोगेट तो कर रहे हैं, वहां पे मैं सुन रहा था कि जो साबिक जो एडवाइज़र हैं नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र, ये ट्रंप के पिछले दौर में वो थे, तो उनको उन्होंने लिया हुआ था, तो वो भी उनको यही कह रहे थे कि आपको जो सबूत हैं वो डॉक्यूमेंट करने होंगे। वो सबूत कहाँ हैं? तो ये वो सवाल है जो पूरी दुनिया भारत से पूछ रही है और उसको उससे मांग रही है। सबूत जो है वो इनडायरेक्टली सबूत मांगे जा रहे हैं। अगर सबूत होते तो दुनिया भी पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है। अगर कोई ऐसा कोई सबूत ले आता तो वो बोलना शुरू कर देते, तो वो बोले नहीं है। तो लेकिन भारत की जानिब से ये जो IMF का जो एक शोशा छोड़ा गया कि IMF के ज़रिए वो उसको के नज़रसानी करे पाकिस्तान के साथ जो मामलात चल रहे हैं उसके, तो उसके हवाले से ख़बर ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। IMF का एक बोर्ड है जिसके 24 मेंबर हैं, जिनमें से एक जो है उस पर कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस भारत कर सकता है, बाकियों पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और उस बोर्ड में से एक वोट अगर ना भी पड़े या मुखालफत में भी पड़ जाए तो उसका जो एक IMF के साथ पाकिस्तान का जो एक प्रोग्राम चल रहा है उस पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ने वाला। भारत की अब कोशिश ये है कि वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को जब वो कमज़ोर करने की कोशिश करे, जिस तरह ये IMF के ज़रिए, फिर सफारती लिहाज से वो कोशिश कर रहा है अपने तौर पर कि वो बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो है वो कोशिश करे, लेकिन अभी तक उसकी कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं हो रही। अब जो सिंध तास मुआहदा है, बुनियादी जो नुक्ता है मेरा ख्याल में वहीं पे आकर ठहरेगा। अभी जो टेंशन चल रही है, ये टेंशन आहिस्ता आहिस्ता अगर ख़त्म भी होती है तो वो मामला अपनी जगह बरकरार रहेगा। इसी वजह से जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनको ये कहना पड़ा कि अगर आपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया दूसरी जानिब जो पानी रोकने के मामले में, तो हम जो है वो उस पर एक्शन लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो बुनियादी पॉइंट है कि दो जो न्यूक्लियर पावर ममालिक हैं उनके दरमियान पानी के मसले पर कुछ ना कुछ हो सकता है अगर भारत पीछे ना हटा। लेकिन भारत के लिए एक और मसला जो पहले भी हम बात करते रहे हैं कि चीन से जो दरिया आता है, अगर कल चीन उस पर को डैम बना दे, उसको उसका पानी रोक दे, तो भारत किस तरह जो है वो वहाँ अपना जो है वो केस प्लीड करेगा कि जब पाकिस्तान के साथ जो है वो उसने यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा जो है वो मुअत्तल किया हुआ है। तो इसलिए भारत का केस सिंध तास मुआहदे के हवाले से भी मजबूत नहीं है। हुकूमती ज़राए जो है वो ये कहते हैं कि 2-3 ऑप्शंस जो है वो ज़ेरे गौर हैं सिंध तास जो मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली हुई है। एक तो वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक और जो सहूलतकार थे उनके सामने ये मामला या लेके जाना, या इसमें पाकिस्तान दी हेग में कायम जो मुस्तकिल जो सालसी की जो अदालत है वहाँ पर लेके जा सकता है, या बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में भी लेकर जो है वो जा सकता है। 2-3 ऑप्शंस जो है हुकूमत के जो है वो सामने हैं। इसमें जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान को एक तो केस ये हम पेश कर रहे हैं कि भारत के पास सबूत नहीं है और भारत जो है वो इस तरह इल्ज़ाम लगा रहा है। भारत को कम से कम दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान को अपना केस इस लिहाज से भी मेरे ख्याल में प्लीड करना चाहिए और दुनिया के सामने रखना चाहिए। बेशक पार्लियामेंटेरियंस को भी जो एनवॉइस भेजने हैं वो ऐसे पार्लियामेंटेरियंस जिनका बैकग्राउंड है कि वो बात कर सकते हैं जाकर, तो वहां ये केस भी रखना चाहिए कि भारत तो हमारे अंदर जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। नजमुल साकिब साहब, एक आप अपनी राय भी दे दीजिएगा। एक चीज मैं सामने रख रहा हूं, उस पर भी आप राय दीजिएगा। स्टूडियो में ही आपकी जंग शुरू होती है और घटियापन यह है कि स्टूडियो में ही खत्म हो जाती है। मेरे मुल्क का, मेरे प्यारे पाकिस्तान का परचम जो है
वो 1947 14 अगस्त को बुलंद हुआ था और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ करे। बाकी इस तरह की चीज़ें ये तो बचकाना हरकतें हैं, चाइल्डिश हैं ये, और इस पे आदमी सिर्फ अम्यूज़ हो सकता है, हंस सकता है। मैंने जो बात करनी थी वो ये साकिब बशीर साहब ने जो बड़ी अच्छी यानी अपनी इंटरवेंशन की। देखिए, 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये नहीं होना चाहिए कि चूंकि हिंदुस्तान ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया लिहाजा वो देखिए। 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। हमने अपना केस लड़ना है कि हमने ये नहीं किया। अगर आप कहते हैं किया है तो आप बताइए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अब किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। हम अपने उसमें भूल जाते हैं जब हम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि वो इस तरह होता है ना, स्कूल में वो जो बच्चा रिजल्ट दे के आता है तो माँ पूछती है कि भाई क्या हुआ, तो वो कहता है कि जी सारे बच्चे जो है ना सिर्फ 2 पास हुए हैं, बाकी सारे फेल हो गए हैं, तो मैं भी फेल हो गया हूं। और यार वो जो 2 पास हुए हैं उनकी क्यों नहीं बात करते? हमारा मुल्क बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से अपनी जगह पे मजबूती से खड़ा है। इसकी सलामती जो है वो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला कोई किसी किस्म की उस पर आने वाली। लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट आपका ये नहीं होना चाहिए कि चूंकि हिंदुस्तान बुरा है लिहाजा ये किया जाए। हिंदुस्तान बुरा है वो दुनिया देख रही है। हमने अपना केस प्लीड करना है कि देखिए ये हमने नहीं किया, ये हम पे इल्जाम है और इस इल्जाम लगाने की वजूहात ये हैं। आप आइए, आके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, न्यूट्रल तरीके से करते हैं, देख लेते हैं, द गज द मैदान दे। ठीक, पीजेमी साहब देखें जी, ये जो रंजन साहब बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस को एक्शन लेना है कि इनकी जो पीस कीपिंग फोर्स है इंडिया में तो है ही नहीं है, इनको तो बॉर्डर पे आने नहीं देते हैं ये लोग, तो ये क्या करेंगे? देखो ना, जब वो बेसिक चीज़ जो एक यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कोर है उधर जो कि मॉनिटर करता है बॉर्डर्स को, आपने उनको आगे आने की इजाज़त ही नहीं देते आप। तो मुझे बताएं, इंडिया का तो झूठ यहीं पकड़ा जाता है ना, तो व्हाई इज़ द यूनाइटेड नेशंस नॉट टेकिंग? ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये इन्होंने ज़रा आगे कुछ और एडवेंचर किया तो दे विल कॉल ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल, ये एक ऑप्शन है। लेकिन हम इस पे क्यों जाएं? इस पे क्यों जाएं? हमें चाहिए कि वर्ल्ड जो दुनिया है जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, ग्लोबल विलेज, इसको हमने एजुकेट करना है। और एजुकेट कैसे करना है? मैंने कल वो अता तारर को इनको कॉल किया था, ही डिडंट रिप्लाई बैक। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना जी, नहीं करते। अच्छा, अब इनको मैंने कहा, इनको बताना था कि आप कोई इंस्ट्रक्शंस भेजें कि भाई जो हमारी ब्रॉडकास्ट होती है, जो इम्पोर्टेंट ब्रॉडकास्ट है, उनके इंग्लिश वर्जन लगाओ। आपकी 80-90 एम्बेसीज यहाँ बैठी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि कोई चैनल मूव करेगा तो हमारी ज़बान ठीक तो शायद ना समझ आए ज़ौक, लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर कोई व्यू पॉइंट जो आपका होगा या एनालिस्ट का होगा, वो व्यू पॉइंट तो आगे जाएगा ना हमारा। और ये ज़रूरत है, ये सबसे अहम ज़रूरत है, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एक ब्रेक की तरफ में जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो बतौर एक कौम पूरी पाकिस्तानी आवाम का किरदार रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हालात कैसे भी हों, वो अंदरूनी हों या बैरूनी हों, वो पाकिस्तान के इंटरनल मईशत के हों, सियासत के हों, इंतखाबात के हों या कोई भी ऐसे मामलात हों, जब तक आप कौम को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते या आवाम आपके साथ नहीं होती, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और हम देखते हैं इसी तरह जब पाकिस्तान पर कोई बात आती है तो पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और यही वो असल पावर है कि जो फ्रंट लाइन पर या दुश्मन को, कोई भी दुश्मन हो किसी भी बॉर्डर से, उसको वो पैगाम भेजती है। पीजेमी साहब, कौमी यकजहती वक्त की ऐन ज़रूरत हमारा ये मौजू है और ये है भी, इसमें कोई दो शक नहीं। लेकिन ये हालिया हालात में आपने जो किरदार देखा, वो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक तो कल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उमर अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दी है, जो कि मैं समझता हूँ कि इनके जो बाकी लीडर्स हैं अपोजिशन के, इनको भी चाहिए ये दें। और ये एक ऐसा वक्त होता है कि जिस तरह आपने कहा है कि हम इकट्ठे हो जाते हैं इन क्राइसिस, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि हम वैसे क्यों नहीं इकट्ठे होते? क्या ज़रूरी एक क्राइसिस ही है कि उसकी वजह से हम इकट्ठे हो जाते हैं?
डिफरेंसेस तो होते रहते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का एक रोल जो होता है बड़ा, क्योंकि इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो जो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके साथ जाके आप एक डायलॉग भी शुरू कर दो, एटलीस्ट ऑन द नेशनल लेवल, कि जिसके अंदर इंडिया हो या कोई और भी आपका एडवेंचरस प्लेटफॉर्म हो, उसको एक शट अप कॉल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें ज़रा एक्सप्रेट करना है, जो आपने सवाल किया है, क्योंकि कौमी यकजहती ये क्या हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो कौमी यकजहती होगी, जंग होगी तो कौमी यकजहती होगी, और भाई बाकी क्या है, बाकी क्यों नहीं है? हम क्या ये इवेंट्स का वेट करते हैं? हम ये जो चीज़ है ना, ये जो हमारा माइंडसेट है, इससे वी गो टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट। हमें चाहिए कि एक कंटिन्यूल और एक रेगुलर अपनी कंटिन्यूटी पॉलिसी बनाएं। तो जब ये बनाओगे आपका स्टेट भी तकड़ा होगा, और साथ साथ आप एक हिडन शट अप कॉल देते हैं अब जो आपके एडवर्सरीज हैं। ठीक है नजमुल साकिब साहब, कौमी यकजहती कैसे मुमकिन है दोनों किस्म के हालात में? एक तो ये हैं जिसमें हम तमाम कौम यकजा है, और एक नॉर्मल हालात के अंदर वो यकजहती हमें नज़र नहीं आती। नॉर्मल हालात में आती है यार यकजहती नज़र। मैं मिसाल देता हूँ, पार्लियामेंट में जब भी कश्मीर की बात हुई उसको यूनानिमसली, आपको पता है ना कंसेंसस और यूनानिमस में फ़र्क है। यूनानिमिटी में यूनानिमसली सब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फ़लस्तीन की बात होती है, हम यूनानिमस हैं, हमारी अवाम, आप देख लीजिए पार्लियामेंटेरियंस। उसके बाद पाकिस्तान की सालमियत की कभी बात आती है, हम यूनानिमस हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुल्क है और उसकी हिफाजत हम सब ने करनी है। फ़ौज ही यानी खाली नहीं होती, अवाम भी है, और अवाम इस वक्त फ़ौज के साथ है। देखिए, बुनियादी मसला उस वक्त पड़ता है जब कुछ सियासतदानों के दिमाग में ये जो रियासत और हुकूमत का फ़र्क है ना, ये मिट जाता है। मैं दावा तो नहीं करता, दावे तो मैं करता ही नहीं हूं, दावे करने भी नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछ लीजिए इस वक्त जो आपके हाजिर सर्विस सियासतदान हैं और जो कि MNAs हैं या MPAs हैं, उनसे पूछिए रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क है। देख लेते हैं कितना पता है लोगों को। याद रहे कि रियासत जो है वो बुनियादी चीज़ होती है और उसमें आपकी बाउंड्रीज आती हैं, उसमें आपके अवाम हैं, उसमें आपका जितना भी जो कुछ उस बाउंड्रीज के अंदर है वो रियासत है। उस रियासत के इंतज़ामी उमूर संभालने के लिए एक हुकूमत आती है, वो हुकूमत जो है वो उस रियासत के इंतज़ामी उमूर संभालती है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आप अगर बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कश्मीर की बात होती है या ये इस वक्त जो सूरत हाल है या पानियों के हमें मसले पड़े हुए हैं, आप जब बात करते हैं हुकूमत के खिलाफ और 100 दफ़ा करें, 1,00,000 मरतबा करें, यह आपका हक है। लेकिन जब रियासत के इंटरेस्ट की बात आएगी, जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, देखिए ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, ये किसी हुकूमत का नहीं होता कि अभी बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, अभी जो है वो नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, अभी इमरान खान साहब आ गए हैं, शहबाज शरीफ हैं। ये किसी हुकूमत का नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट होता है रियासत का। लिहाजा जब भी रियासत की बात आएगी, रियासत का नेशनल इंटरेस्ट कश्मीर, सब एक हैं। फ़लस्तीन के बारे में सब एक हैं, मुल्क की हिफाजत करनी है, सब एक हैं। और ये जो सब एक हैं, ये ज़माना जंग में भी हैं, ये ज़माना अमन में भी हैं। असल बात ये है कि रियासत और हुकूमत के फ़र्क को समझने के लिए और समझने के बाद उस पर अमल करने के लिए ज़रा दिल बड़ा करना पड़ता है, ज़रा दिमाग से काम लेना पड़ता है। और यही हुकूमत जो है ये अभी अपोजिशन में थी, यही अपोजिशन अभी हुकूमत में आएगी। तो ये सब ने मिल के अपना दिल बड़ा करना है, दिमाग से काम लेना है, और फिर पता लगेगा कि हुकूमत को जो मर्जी कहें आप। तो नजमुल साकिब साहब, आपको नहीं लगता कि कुछ इंटरनल मामलात जो नेशनल इंटरेस्ट के होने चाहिए वो किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए और हर बार उनकी पॉलिसीज़ नहीं तब्दील होनी चाहिए? उसमें आपके इकनॉमिकल मसाइल हो सकते हैं और दीगर मसाइल हो सकते हैं, वो भी तरजीही बुनियादों पर नेशनल इंटरेस्ट की उस फहरिस्त में शामिल करने चाहिए। ये आपकी ऑब्जर्वेशन से 100% इत्तफाक करते हैं। देखिए, अगर आपको बुनियादी चीज़ों का कंसेप्चुअल लेवल पे अगर आपके मसाइल हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह आपने भी अभी बात की और मैं भी यही कह रहा हूं कि आप हुकूमत के खिलाफ जलसे निकालें, जुलूस निकालें, जो मर्जी करें, वो आपका हक है। लेकिन
जब रियासत की बात आएगी, जब आप पाकिस्तान की बात आएगी, देखिए पाकिस्तान एक चीज है जो कि मेन है, उसके अंदर कोई खान है, कोई नवाज शरीफ है, कोई शहबाज शरीफ है। आपने रियासत की बात करनी है और फिर आप देखेंगे ऐसा क्लियर होगा। और यही वजह है अभी ये जो सूरत हाल हुई है ना, तो हमें लगता है कौमी यकजहती आई है कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और खान की तरफ से भी एक बयान आ गया है, उमर अयूब साहब ने भी कर दिया है और मौलाना साहब तो शुरू से ही कर रहे हैं जी। ये इस वजह से नहीं हुआ, ये बैक ऑफ द माइंड पे मालूम है हम सबको कि जब हमारी बाउंड्रीज की बात आएगी, जब बॉर्डर सिक्योरिटी की बात आएगी, जब पानी की बात आएगी, जब पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, तो तकरीरें नहीं करनी पड़ती, आराम सुकून से सब एक हो जाते हैं। ठीक, साकिब बशीर साहब, ये तो खुशाइन चीज़ है और ये हमारा फ़ख्र भी है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी लिस्ट अभी नजूम साकिब साहब ने और पीजेबी साहब ने भी बयान की थी कि ये वो मामले हैं जिस पर हमारी कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें हमारी दो राय है और वो नहीं होनी चाहिए। एक तो ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तमाम अपोजिशन और हुकूमत और तमाम सियासी छोटी बड़ी पार्टियाँ जिस तरीके से उन्होंने शो किया, क्योंकि हमारे पड़ोस में हम इंडिया को जब देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी एक साइड पर है और फिर कुछ हकाइक बयान करने वाली पार्टियाँ भी वहाँ पर मौजूद हैं। एक तो ज़ौक़ जो हम यकजहती की बात कर रहे हैं उस हवाले से एक जो है वो मेरे ख्याल में ख़बर, उसको अफसोसनाक कहें या जो भी उसको कहें, जो हुकूमत की जानिब से एक ब्रीफिंग, आपको पता है कि उसका ऐलान किया गया है कि ब्रीफिंग दी जाएगी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो लीडरशिप है उनको बुलाकर। तो उस ब्रीफिंग को अता तारड़ साहब भी उस ब्रीफिंग देने वालों में शामिल हैं और सारी सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने हुकूमत जो है वो रखना चाह रही है। तो पीटीआई की जानिब से एक सियासी कमेटी का फ़ैसला उन्होंने किया है और इस ब्रीफिंग में शामिल ना होने का उनका फ़ैसला है। और उसमें उन्होंने बात ये की है कि एक तो जो भारत के हवाले से जो मुल्क का, रियासत का, जो हुकूमत का जो स्टांस है भारत के हवाले से कि भारतीय जहरियत अगर हो तो हमें क्या करना है, तो वो उसके कहते हैं कि हम उसके बिल्कुल साथ खड़े हैं, हमारा कोई अलग जो है वो मौक़िफ़ नहीं है, वही मौक़िफ़ है। और वही मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने जो जेल है वहाँ से भी दोहराया था। लेकिन ये कहते हैं कि इस मामले पर एपीसी बुलाई जानी चाहिए थी और हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर उसमें आते और वहाँ पे बात होती, बेशक इन कैमरा ब्रीफिंग होती, जैसे 2019 में भी इन कैमरा ब्रीफिंग इस सूरत हाल में हुई थी, तो अपोजिशन जमातें भी, हुकूमत की जमातें भी आती और उनको ब्रीफ किया जाता। तो ये एक हुकूमती वज़ीर की एक ब्रीफिंग है, हम मुनासिब नहीं समझते कि इस ब्रीफिंग में जाना जो है वो ज़रूरी है। तो यकजहती के दरमियान जो है वो ये खबर आई है। बहरहाल उनका जो स्टांस है वो उन्होंने वही दोहराया है कि वही है स्टांस हमारा जो इस मुल्क का है, जो है वो होना चाहिए। बाकी हम यकजहती की जब बात करते हैं तो एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, यहाँ पे भी एक हुकूमत है और एक अपोजिशन है। भारत में भी मोदी हुकूमत है और कांग्रेस की अपोजिशन है। मैं वहाँ की जो अपोजिशन है उसकी स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, इस सारे तनाजुर में उन्होंने जो भारत की साइड का जो मौक़िफ़ है, जो मोदी का या उनके मुल्क का जो रियासत का मौक़िफ़ होगा वो तो उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने मोदी हुकूमत पर खुल के तनकीद की है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खामोश होकर बैठ गए हैं, उन्होंने भी एपीसी का जब वो किया, वहाँ पे मुतालबा किया, वो मैं देख रहा था कि जो मोदी है, जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर एक तस्वीर लगी हुई थी जिसपे सार नहीं था और वो लाइक तस्वीर थी मोदी की और उसके ऊपर लिखा हुआ था गायब। अब उससे कांग्रेस क्या जो है वो बताना चाह रही थी, यकीनी तौर पर वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद कर रहे थे। साकिब बशीर साहब, चेंज हो सकता था अगर वो या तो मोदी हुकूमत उनको कन्विंस कर सकती या कोई हकायक होते जिससे वो कन्विंस हो सकते। उनको भी ये मालूम है कि हकायक है नहीं, जिस तरह दीगर ममालिक के सुफरा को वो कन्विंस नहीं कर सके, इस तरह उनकी अपनी आवाम भी कन्विंस नहीं हो रही। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यहाँ पे भी जो अपोजिशन है, अब अपोजिशन अगर एक स्टांस ले रही है जो रियासत का है,
जो हमारे मुल्क का है और जो होना चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत को थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। अगर अपोजिशन कोई कहीं ना कहीं कर रही भी तनकीद कर रही है तो उनको आप कॉल करें। जिस तरह जब से ये वाकया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी जो है वो बात हुई जो मौलाना फजल रहमान साहब थे, जब सलामती कमेटी का कौमी सलामती की कमेटी का इजलास था, उसके बाद जो है वो इक़दाम उठाए गए पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने बात की। तो क्या बेहतर होता कि वो जो है वो बैरिस्टर गौहर को, जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनसे भी बात कर लेते कि वो बड़ी पार्टी है अपोजिशन में। मतलब हुकूमत को थोड़ा सा दिल जो है वो बड़ा करना पड़ता है। तब भी मुझे याद है 2018 के बाद 2019 में पुलवामा हुआ, तो उस वक्त भी की अपोजिशन के ये सवालात थे कि आप जो है वो सिलेक्टेड हैं, ये प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान साहब को कहते थे। लेकिन इसके बावजूद जब नेशनल इंटरेस्ट का मामला आया तो अपोजिशन को इन्होंने बुलाया, बिठाया, ब्रीफिंग्स होती रही, वो आते भी रहे। अब की बार भी मेरा ख्याल है हुकूमत को थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। यकजहती है, इमरान खान मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी छोटी तनकीदें बिल्कुल उस पर उनको आना चाहिए था। बिल्कुल ये अपोजिशन तब भी बात करती थी, आज भी यही बात करती है कि वो उस अपनी जो है वो ब्रीफिंग में नहीं आए थे। तो लेकिन अब अगर इमरान खान साहब ने जो काम किए हैं, अगर इन्होंने भी वही करने हैं तो फिर तो बराबर हो गए ना सारे। तो इसलिए बेहतर मेरे ख्याल में ये है कि यकजहती जो कायम है ऑलरेडी, उसको मजीद मजबूत करने के लिए आप जो है वो एपीसी बुला लें और उनको पॉजिटिव सजेशंस हैं जिस पर अमल दरामद करेंगे तो मजीद बेहतरी आएगी। कुछ आप ऐड करना? मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा, वो कहते हैं ना जी, एक कहावत है, God and the soldier all men adore in times of trouble and not before. When the danger is past and all things righted, God is forgotten and the soldier slighted. हमें इससे बाहर निकलना है। We've got to be on a continual basis. हमें इसको continuity पे रखना है। बिल्कुल यकजहती की हम जब बात करते हैं, वो कहावत है ना जी, United we stand and divided we fall. So मैं हमेशा कोट करता हूँ कि 3 चीज़ें जो जिना हमें दे के चले गए हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये बार बार आपको अपने अंदर इंजेक्शन इसके लगाने हैं। बिल्कुल ऐसे। ये इंजेक्शन लगाएंगे हम तकड़े हैं, हमें कोई नहीं छेड़ सकता। बिल्कुल ऐसे ही गज़ा की सूरत हाल जूं की तूं है, बल्कि मज़ीद वर्स होती जा रही है। एक तो इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है और वहाँ पर सर्विंग फ़ौजियों ने दस्तखत करके लिखा है कि जो यरगमाली मौजूद हैं उनको पहले वापस लाया जाए। लेकिन नेतन्याहू जो है उसके बरक्स अब रिज़र्व फ़ौजियों को बुलाकर गज़ा पर ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिस तरह वो दोबारा से फ़ौज इकट्ठी कर रहे हैं। दूसरा ख़ुराक की किल्लत है और तमाम जो ख़ुराक जा रही थी जिन रास्तों से गज़ा के अंदर, उसको भी रोक दिया गया है। नजूम साकिब साहब, ये सूरत हाल दिन ब दिन मज़ीद वर्स से वर्स होती जा रही है और उम्मीद हमारी ये है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो। तो अब आने वाला मंजरनामा क्या है और क्या अब इन हालात में कुछ तब्दीली हो सकती है? आपके इस सवाल से मुझे एक प्रेजेंटेशन अपनी याद आ गई। NSPP में लाहौर में हम दे रहे थे प्रेजेंटेशन, यानी मशरिक़ वस्ता पे मिडल ईस्ट और उसका क्राइसिस जो हैं, जो बहुत सारे क्राइसिस उसको डेवलप करते। तो प्रेजेंटेशन के बाद एक वो यानी ऑफिसर थे 20 ग्रेड के, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा जी कि ये बताइए कि मशरिक़ वस्ता में क्या होगा तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे याद है मैंने कहा था 2 चीज़ें होंगी और वो दोनों चीज़ें मुमकिन नज़र नहीं आ रही। मशरिक़ वस्ता से तेल ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल खाली कर दें, और मशरिक़ वस्ता में ये जो रफ़ा है, ये जो गज़ा है, ये जो वेस्ट बैंक है, ये दे दीजिए इजराइल को। ये 2 काम कर लीजिए, 90% से ज़्यादा आपके मशरिक़ वस्ता के मसाइल हल हो जाएंगे। अब ये है कि तेल तो हो सकता है कि अगले 60-70 साल में जो है वो ख़त्म ना हो और तेज़ी से जो ख़त्म हो रहा है वो चलता रहे। जहाँ तक इजराइल की बात है, तो वो जो अक्टूबर में उसने हमास का वो सिलसिला शुरू किया था ना, अभी पूरे ऑब्जेक्टिव्स नहीं हुए, अभी सही तरह से ऐलान नहीं हुआ कि जी हमने जो करना था वो कर लिया है, लिहाजा ये तो चलता रहेगा। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर बताया है कि सिफारती, अखलाकी, सियासी मदद फ़लस्तीनियों की जारी रहेगी और ये बहुत बड़ा बयान है हुकूमती लेवल पे। जहाँ तक अवाम की बात है, वो हम पिछले दिनों से देख रहे हैं। मैं तो पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद पिंडी में जब जाता हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्ग, ख़वातीन, हजरात, ये लोग जो हैं वो यानी फ़लस्तीन के परचम उन्होंने उठाए हुए हैं। क्योंकि हमारी अवाम में, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ बता रहा हूँ आपको, अगर फ़लस्तीन के बारे में
फ़लस्तीनियों के अलावा किसी और मुल्क के अवाम के दिल धड़कते हैं उनके साथ, तो वो मेरा पाकिस्तान है। लिहाजा इसमें हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आखिर में ये कहूँगा कि सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, हमने कुछ दवा भी करनी है, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुस्लिम उम्मा जो कहते हैं जी हम इकट्ठे हैं, ये हैं, ये जब सारा हिसाब किताब ख़त्म होता है ना, तो संजीदगी से इनको सोचना है कि वो इत्तेफाक किधर गया, वो कहाँ गया इत्तेफाक जो था जिससे लोग डरते थे, उसकी तरफ तवज्जो देनी है। और उसमें जब आपको ये पता हो कि मुसलमान इकट्ठे हैं, इजराइल की तो कोई औकात ही नहीं है, इजराइल की तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसको चूंकि पता है कि निफाक जो है वो इनके अंदर इंटर से जो है वो मौजूद है, लिहाजा वो मौके का फ़ायदा उठाता है। साकिब बशीर साहब, दहशतगर्दी की एक ही डेफिनेशन है कि मासूम लोगों का जो कत्ल किया जाता है, लेकिन बज़ाहिर वो लोग जिनके पास ये मामलात लेके जाए जाते हैं उनकी डेफिनेशन मुख्तलिफ है। उनको ये दहशतगर्दी नहीं लगती जो हो रही है, जो मासूमों का कत्ल हो रहा है। फिर जो अब इमदाद के लिए चीज़ें जा रही हैं, वहाँ पर एक बहरी जहाज़ आ रहा था, उस पर भी हमला किया गया है और प्रॉपर रोक दिया गया है कि अगर ज़ोर से नहीं तो भूख से ही मार दो इन लोगों को। बिल्कुल 2 मार्च से ये इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल की हुई हैं, रोका हुआ है। वो यहाँ पे 57 जो लोग हैं वो भूख से शहीद हुए हैं और 9000 जो बच्चे हैं उनके हवाले से ये बताया जाता है कि ग़िज़ाई किल्लत का वो शिकार हैं। उसके जब वो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो इसराइल की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो रिज़र्व फ़ौजी हैं या उन्होंने कोई खतूत लिखे और सारे बातें, अच्छा वो अब कह क्या रहे हैं, जंगबंदी किस बात पर कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द, वो जो है वो बिला तफरीक उनको शहीद किया जा रहा है और उनको अजियत दी जा रही है। ये कह रहे हैं कि हमारे 59 जो लोग हैं ना अभी भी हमास के पास हैं, उनमें से हमें इम्कान है कि 24 जो है वो जिंदा हैं। तो उसके लिए वो अपने जो इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म है, हुकूमत है, उस पर प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप जंगबंदी करें और उनको 24 को भी बचा लें। मतलब उन 24 की या 59 की जो वैल्यू है उनके नज़दीक वो है, मतलब इंसानियत कहाँ रह गई कि दुनिया भी इसराइल के अंदर ये जो लोग लिख रहे हैं या अमेरिका या बाकी दुनिया कि वहाँ पे हज़ारों लोगों को आपने जो है वो मारा भूख से। मतलब ये एक्सट्रीम लेवल है कि भूख से जो है वो लोग जो है वो मर रहे हैं। और वहाँ पे गज़ा की जो बॉर्डर है वहाँ पे ट्रक जो है वो खड़े हैं इमदादी सामान लिए हुए, उनकी एंट्री का कोई सिलसिला नहीं है। और जो पाकिस्तान की जो बात कर रहे थे नजमुल साकिब साहब, बिल्कुल उन्होंने ठीक ज़बरदस्त पिक्चर पेश की कि पाकिस्तानी जो अवाम है ना उनके दिल उस लेवल तक धड़कते हैं कि वो मतलब उनका वस नहीं चल रहा कि वो करें क्या, मतलब क्या कर सकते हैं उन गज़ा के उन बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए जो जुल्म सितम वहाँ पे हो रहा है। बाकी इसका हल तो फिर यही है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं हमारे वो इकट्ठे हो के, अब जब से ये अक्टूबर 2023 से ये मामला शुरू हुआ तब से लेकर अब तक यही बात की जा रही है, लेकिन अमली तौर पर हमें कुछ नज़र नहीं आता। वो एहसास भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मुस्लिम जो ममालिक जो किरदार अदा कर सकते हैं वहाँ पे भी वो एहसास जो है वो नज़र नहीं आता। नजमुल साकिब साहब, आज के सवाल। पहले ज़रूरी सवाल, पीपल्स पार्टी के दौर में चंद अनासिर थे जो मुल्क की तरक्की से खुश नहीं थे। मुस्लिम लीग के जो अदवार गुजरे उनमें भी चंद अनासिर थे जो मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ थे। ख़ान के ज़माने में भी तरक्की हो रही थी और चंद अनासिर नाखुश थे। अभी वज़ीर इत्तलात ने फरमाया है कि चंद अनासिर को मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। ज़रूरी सवाल ये है कि पिछली 7 दिहाइयों में ये जो चंद अनासिर हैं हर वक्त मौजूद थे, इनका इलाज कोई भी हुकूमत कर क्यों नहीं सकी? इंटरेस्टिंग। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि माँ बाप के सामने खड़े होकर सवाल करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों की तादाद में बहुत इजाफा हो रहा है। नौजवान कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, पैदा ही क्यों किया था अगर जिम्मेदारी नहीं लेनी। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि माँ बाप ने आपके लिए कुछ नहीं किया
तो आप इतने बड़े और समझदार हो कैसे गए हो? सोशल मीडिया पर हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।